नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मोहन राकेश जी की कहानी कंबल। मोहन राकेश जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। कल रात पिछले पहर कितनी ठंड हो गई थी। आज दिन भर बूंदाबांदी होती रही, शरीर में कपकपी उठती है। गंगा देई ने अधमैले घिसे जंपर की सीवनों को फटी साड़ी के पल्ले से ढक लिया। सिर ढकने की चेष्टा में शरीर नीचे से उखड़ गया। बाहों को उसने समेट लिया, फिर पुकारा, बनारसी। लकड़ियों को फूंकती हुई बनारसी उसकी आवाज सुनकर भी नहीं बोली। बतलाया कि उत्तर देने का अवकाश नहीं। मन में उत्तर देने की आवश्यकता समझी नहीं। कहाँ तक सिर को ढककर रखे, कितनी बार सलवार को एड़ियों तक खींचे। माँ दुहाई देती है ठंड लगने की और संकेत करती है लोगों की नजरों की ओर। क्या करे जो लोग उसे देखते हैं। घर के चौके में जंपर और पेटीकोट में काम नहीं करती थी। यहाँ माँ बात बात पर आवाज दे देती है, बनारसी। घर पीछे छूट गया। कैंप में आए 4 महीने हो चले। पहले दिनों में माँ ने काम भी नहीं करने दिया। कई दिन नहा भी नहीं पाई। लोटा भर पानी से कुल्ला भी कर लेती, मुंह हाथ भी धो लेती। एक दिन चिढ़कर वह सिर से पैर तक नहा आई और गीले बाल बिखेर कर घूमती रही। पास कहीं कोई दिन भर सीटी बजाता रहा। माँ ने उधर बांस के साथ फटे टाट का पर्दा लटका दिया। 30 घरों की परिधियां, जिनके बीच एक भी दीवार नहीं, फिर भी सबका एक एक घर अपना है। तामचीनी के बर्तन, टीन के पीपे, चारपाइयों के पाए, पुराने जूते, टूटे बक्से, चूल्हे, चौकियां, ईंटें और जाने किन किन वस्तुओं के घेरे में हर परिवार ने अपने को दूसरों से अलग कर लिया है। अपनी परिधियों का उल्लंघन किसी को नहीं सहन। जब बनारसी लापरवाही से चलती हुई किसी दूसरे परिवार की परिधियों को छू लेती है, तब गंगा देई 1.5 बरस के राजू को स्तन देकर बहलाने की वृथा चेष्टा को भूलकर मसली सी कह उठती है, बनारसी। कल रात बहुत ठंड थी। गंगा देई राजू को अपने साथ सटाकर सो गई। बनारसी की ठिठुरन में ईर्ष्या की सिरहन और भरी जा रही थी। क्यों नहीं माँ राजू को बापू के साथ सुलाती। बापू सर्दी से कांपता है, खांसता है। राजू बापू के पास सोए तो बापू को थोड़ा आराम तो मिले। फिर उसे अपने विचार दूषित लगने लगे। माँ राजू को साथ सुलाती है तो रात को दूध पिलाने नहीं, दूध तो बहाना है, बूंद तो उतरती नहीं दूध की। टप 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 पानी जोर से बरसने लगा। साए साए करते हवा के झोंके। 30 परिवारों का घर झूल गया। एक और से बांस निकल गया। लोग मिलकर उसे ठीक करने लगे। चाकू से आलू छीलती बनारसी भी देखने आ गई। आंखें देख रही थी, कान सुन रहे थे। पास ही कहीं सीटी की आवाज। लौटने लगी तो किसी के कंधे से छू गई। गंगा देई ने घुरकर देखा। इस दृष्टि को उसने महत्व नहीं दिया। घेरे में लौटकर आलू छीलने लगी। वर्षा तेज हो रही थी। बिजली पैनी होकर कौंधती थी। बनारसी की आंखें बरबस उस घेरे की ओर उठ जाती जिसमें कल से एक नए परिवार ने अपने लिए नई परिधियां बना ली थी। 2 व्यक्तियों का परिवार। युवक परसों तक छोर वाले बड़े परिवार में था, युवती घेरे वाली बुढ़िया के साथ। कल बुढ़िया युवक की माँ के पास घड़ी भर बैठी, फिर पंडित को बैठाया, 5 पैसे रखे और बेटी का विवाह कर दिया। प्रातः दोनों परिवारों की सांपत्तिक दीवारें तोड़कर एक नए घेरे की सृष्टि कर दी गई। नव दंपति का विवाहित जीवन आरंभ हो गया। बनारसी की आंखें बार बार देखती। नव विवाहित उत्सुकता नहीं, लज्जा नहीं, संकोच नहीं। युवक भी अनमना सा कभी बड़े घेरे में चला जाता और कभी अपने घेरे में आ जाता। एक बार उसने पास जाकर पूछा, पानी पियोगी? पत्नी ने कहा, नहीं। अरे कहो तो चाय ले आऊं? नहीं। बाहर आलू की टिक्कियां भी हैं? नहीं। फिर उसने जेब से मूंगफलियां निकालकर उसके आगे कर दी। पत्नी ने एक दाना उठाकर मुंह में रख लिया। युवक बाहर आकर टहलने लगा। पुनः धीरे धीरे जाकर बक्से पर बैठ गया। सब मूंगफलियां निकालकर कागज पर डाल दी। आज बरसात ना होती तो घूमने चलते। तूने किला देखा है? हाँ, मैं अब किले के पास ही तरकारी बेचा करूंगा।
लगता है रात को बहुत ठंड पड़ेगी। युवक फिर उठा, कहा, कल तुझे घाट पर ले चलूंगा, वहां पर बहुत लोग सैर करने आते हैं। आलू छीलते बनारसी का हाथ कट गया। गंगा देई झुंझला उठी, हाय री, क्या करूं मैं तुझको? उठने बैठने की तो बात हो गई, तुझे तो अपने शरीर का भी होश नहीं। बनारसी झल्लाई, और क्या करना है मुझको? गला घोट दे मेरा, माँ जो है तू। और रो पड़ी। रोने का सा अभिनय, जैसे दिखलाया माँ की अवहेलना कर लेना कितना आसान है, माँ को चुप करा देना कितना साधारण। आलू धोकर वह आटे में पानी मिलाने लगी। गंगा देवी अपनी खींच को समेट नहीं पाई थी। पति की ओर देखकर बोली, देखते हो ना इसके लक्षण? राम सरन ने सुन लिया। वह बाप है। कभी उसे अपने उत्तरदायित्व का पूरा ज्ञान था, अधिकार का पूरा दावा भी था। बच्चों को पीट कर बपौती का कर्तव्य उसने वर्षों निभाया, पर आज खांसते खांसते देह दोहरी होने लगती है। जरा सी कपकपी पसलियों में चुभन बनकर दौड़ती है। अब उसके कर्तव्य अपने तक ही सीमित है। गंगा देवी बनारसी से जब तक सहायता मिलती है वह आपे से बाहर नहीं होता। माँ बेटी के ऊपर पहरेदार के से सतत्व की बागडोर उसने अनजाने में या जानबूझकर ढीली हो जाने दी। जानता है ढहते घर की ईंटों पर गारे का लेप नहीं चलेगा। बड़ा बेटा रामू मुसलमानों की भीड़ पर पत्थर फेंकते फेंकते पुलिस की गोली द्वारा मारा गया। शव को पुलिस की लॉरी में शमशान तक ले जाकर वह अकेला ही जलाया। माँ बेटी ने घर में रो लिया। सांसारिकता पूरी हो गई। तब से आज तक वह सब कुछ देख लेता है, सुधारता कुछ भी नहीं। सोचता है यूं ही सही, इतना ही सही। गंगा देवी ने फिर कहा, देखते हो ना इसके लक्षण? राम सरन ने आंखें भरकर देखा बनारसी के आटे से सने हाथों को, हाथों की भरी हुई उंगलियों को, उन उंगलियों के लाल लाल नाखूनों को, फिर देखा उसके घटे हुए शरीर के हिलते अंगों को। गंगा देवी के खाली झोले में से ढीले अंगों तक आकर उसकी दृष्टि ने फिसल जाने की चेष्टा भी की, पर फिसल नहीं सकी। धीरे से उसने इतना ही कहा, अरे क्यों कोसती है उसे? दिन भर तो तेरा ही काम करती है, बच्ची है अभी। राम सरन को अपनी बात पर स्वयं ही विश्वास नहीं आया। लगा उसने झूठ बोला। बनारसी बच्ची नहीं है, वह तो उन दोनों से बड़ी है। गंगा देवी आहत से बोली, बच्चियां इस तरह सामने बोला नहीं करती। क्या और घरों में नहीं है बेटियां? वाक्य में अर्थ नहीं था। राम सरन ने जाना गंगा देवी के अतीत वर्तमान के आगे आत्मसमर्पण नहीं कर सका। उसने बीत जाने दिया, कुछ इस तरह ही सही, आखिर तो हारना ही होगा। शरीर की शीतलता आज बढ़ती मालूम हुई। राम सरन ने कोहनियों का सहारा लिया, फिर सीधा होकर लेट गया। दिन ढल चुका था। बादलों के नीचे सहमा हुआ आलोक भी अंधेरे में घुलता जा रहा था। कैंप का भावहीन जीवन धीरे धीरे ऊँघने लगा। अधिकतर लोग मौन थे। बात चलाने के लिए विषय चाहिए, कौतूहल चाहिए, विचार चाहिए। यहाँ तो जी लेना ही एक विषय है, उसी में कौतूहल है, और कौतूहल में ही विचारों का लोभ। पीछे और आगे दोनों ओर काला शून्य, सब और अंधकार ही अंधकार है। मध्यम सी लालटेन कैंप के अंधेरे को धुंधला मात्र कर पाती है। मैले उजाले में जीवन रेंगते हुए छिलता जाता है। गंगा देवी के एक और रामसरन निश्चल पड़ गया था। दूसरी ओर बनारसी सलवार कमीज में सिमटने की चेष्टा करने लगी। आग के पास वह सर्दी की बात भूल रही थी। अब कैंप के बाहर बनते मिटते बुलबुलों को देखकर अनायासी सिरहन महसूस हुई। घर की याद आई। अंगीठी के पास बैठकर जाली बुनना, रजाई में सिमटकर बातें करना, परंतु अब यह नंगी रात की कपकपी। आकाश का गीलापन बोल रहा था, कोई सीटी बजा रहा था। एक उत्सुक लय जिसमें संगीत से अधिक शब्द था, फिर भी शब्द में सरसता लगती, मीठी मीठी सजीवता, जैसे दूर आम के बाग में आधी रात को रखवालों की आवाज। बनारसी उस शब्द में खो सी गई। राम सरन खांस उठा। हिलोरित जंगल में कंकड़ा पड़े। इसी तरह रात गहरी होती चली गई। कोई करवट लेता था, कोई खांस उठता था, तो कोई सोता सोता बोल रहा था, मार दूंगा, जान ले लूंगा, खून पी लूंगा, कौन है रे तू? सामने आ, गोली मार। बनारसी को नींद नहीं आई। वह सिहरती हुई कुछ सोच रही थी, कुछ अनुभव कर रही थी। लोग कैसे सो जाते हैं। राजू माँ के साथ सट गया। उधर उस घेरे में युवक के साथ युवती। इनका ब्याह हुआ। ओह कितनी ठंड है। बापू कैसा सिकुड़ा रहा है। नींद तो नहीं आई होगी, कितनी खांसी हो गई। पानी निरंतर बरस रहा है। क्या वर्षा रुकेगी नहीं? हल्की सी भनभनाहट सुनी। उसकी आंखें घूम रही। देखा एक गट्ठर में कंबल थे। कोई व्यक्ति संकेत कर रहा है, दूसरा उसकी बात समझ रहा है। फिर दोनों चार चार कंबल उठाकर उधर की ओर बढ़ाए।
पहले वे उस नए घेरे में गए। युवक सो रहा था। युवती ने करवट ली, एक कंबल फेंक दिया। फिर वे साथ के घेरे में गए, एक कंबल वहां दिया। अब वे उस घेरे में आएंगे। बनारसी ने आंखें मूंद ली, जतलाना चाहा कि सो रही है, पर सोए व्यक्ति की तरह बिखर नहीं सकी। पैरों की आहट का ठीक अनुभव हुआ। पास जाकर कोई झुका, उस किसी ने छातियों को छुआ। राम सरन जोर से खांसा, तीखी विदारक खांसी। बनारसी कप आई। तभी सुगध सिरहन फैल गई, शरीर कंबल से ढक गया। शीत का रोमांच बैठने लगा। नींद के अभिनय में जांघों पर किसी के स्पर्श की उपेक्षा कर दी। इच्छा तो हुई कि आंखें खोलकर देखे, पर रोंगटे की संभावित जड़ता। नहीं, बाहर हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा। वर्षा का शब्द दूर चला। बापू पुनः खांसने लगा। अब स्वर उतना तीखा नहीं लगा। कंबल के अंदर कितनी नीरवता है। कल्पना की कि बापू पर भी एक कंबल अवश्य डाला गया होगा, पर सत्य को आंखों से देखने की अपेक्षा अंधियारी ओट में छिपे रहना अधिक उचित जान पड़ा। पर यदि बापू पर कंबल नहीं हुआ तो खैर, अभी तो पूरी रात शेष है। आधी रात को अधिक ठंड पड़ेगी तब देखेगी, नहीं हुआ तो अपना कंबल बापू पर डाल देगी। और माँ के पास राजू है, सोई है तो सोई रहेगी। कल्पित चित्र आंखों में उतरने लगे। सतरंगे बादलों जैसे आकर कंबल में सिमट गए। वह उन्हें अपने में भरने लगी। कितने प्रिय, कितने रोचक, कितने आकर्षक। कल्पना उसे अस्त व्यस्त समूह से परे ले गई, उस संसार में जहाँ किसी अन्य का प्रवेश नहीं। उसने अपने चरित्र ढूंढ लिए। उन चरित्रों को अपने आसपास ठोस और वास्तविक बनाने में विचार केंद्रित हो गए। लगा शरीर से एक और शरीर को अच्छी तरह सटा लिया है। आलू छिलने, आटा गूंदने का जीवन कहीं नीचे है और वह ऊपर उठ रही है। देह और मन में विरोध नहीं, वह उद्रेक में झूल रही है। बाबू अब खांसना बंद क्यों नहीं करता? खांसी कितनी बद्दी है। शब्द कानों को छूता है, चुभती हुई रस्सी की तरह, जो मचान से धरातल पर डाग गिराना चाहती है। वह एक मूर्त शब्द का निर्माण कर रही है। अस्पष्ट सी मीठी आवाज कानों के बहुत पास आकर बोलती है और फिर कोहरे में विलीन हो जाती है। रोम रोम में प्रतिध्वनियां होती हैं, एक एक कंपन में वही स्वर बोलता है। वह विचारों में भरती गई और यूं ही बहुत कुछ पाकर सो गई। भरी हुई नदी को बहते देखा। सपने वह फैला उन्मादी जल, जो वह उसमें फिसल गई। सहसा रोम नुकीले हो गए, वह जाग गई। आधा कंबल शरीर से खिंच गया था। खामोश रात में वर्षा का तीव्र स्वर फैल रहा था। बनारसी ने कंबल को समेटने की चेष्टा की। झटके से कंबल थोड़ा और हट गया। गंगादेई का स्वर नींद में भी कर्कश था। डायन को अपने ही शरीर का मोह है। बच्चा पास पड़ा ठिठुर रहा है, उसे ढकने की चिंता नहीं। थोड़ा और छोड़ कंबल, बच्चे को भी दे घड़ी भर सोने। बनारसी ने आवेश में पूरा कंबल फेंक दिया। कहा, ले ले कंबल, अपने ऊपर भी ले ले, मुझे ठंड खाकर मौत नहीं आएगी। हवा चुभी, शरीर के रोम रोम में धस गई। अपनी पूंजी लुटा देने के लिए पश्चाताप हुआ। क्यों दे दिया कंबल? वह केवल उसी के लिए तो नहीं था। देने वाले उसे ठोकर दे गए थे, पर अब क्या? अब तो दे ही दिया। गंगादई ने भी उस पर फिर से कंबल नहीं डाला। कंबल लेकर इतना और कहा, सारी रात पड़ी रही कंबल में, अब लगी है एहसान दिखाने। मौत नहीं आती तो पहले ही ढक देती बच्चे को, कुल्लच्छनी कहीं की। कंबल फैल गया। नन्हे राजू का शरीर उसमें ढक गया, साथ गंगादेई का शरीर भी। गंगादेई ने स्वस्थ होना चाहा कि उसने मातृत्व निभाया, पर कहीं और से मातृत्व छीन लिया। यह छिलन कहाँ है? यहाँ की। वह माँ होने से पहले पत्नी है। पति स्वस्थ सर्दी में ठिठुर रहा है। दूसरी छिलन और भी है, मातृत्व का उफनता व्यंग जो बोल पड़ता है। बनारसी की हर करवट बोलती है, ताना देती है। गंगादई से कहे बिना नहीं रहा गया। सर्दी लगती हो तो एक कोना ले ले ऊपर, और एक कोना फैला दिया। बनारसी परे हट गई, बोली नहीं। गंगादई झुंझलाई, फिर राजू के साथ सटाकर कंबल में लिपट गई। क्या करे इस परिवार को? वह क्यों अब तक अपनों के बीच ही पिस रही है? पैसा पैसा जोड़कर घर बनाया, जो अब नहीं रहा। शरीर को मिट्टी करके बेटे को बड़ा किया, वह भी चला गया। क्या रह गया उसके लिए सिवाय राजू के? अपने आराम की चिंता ही कब की? बनारसी की जबान कितनी खुल गई है, बात बात पर सामने बोलती है। आज उसका रामू अगर जीवित होता। राजू को उसने आलिंगन में ले लिया। नन्हे बेटे को कैसे हवा लगने दे? कुड़ती रहे बनारसी। जरा भी तो मोह नहीं है भाई से। पति अब नहीं खांसता, शायद उसे नींद आ गई।
उसके लिए कहीं से एक कंबल और मिल जाता। अभी आधा कंबल डाल दे, पर नींद उचट गई तो। कच्ची नींद में विघन डालना ठीक नहीं, अभी तो सोया है। तड़के तड़के तंबाकू मांगा करता है, तभी उस पर कंबल डाल दे। बोझी लाके अब खुल नहीं रही थी। धीरे धीरे झपकी गहरी हो गई, तभी सीटी की आवाज़ सुनी। कौन सीटी बजाता है? क्यों? फिर वही सीटी, स्पष्ट और तीखी। इस शब्द में क्यों इतनी शक्ति है? परिवार की कमजोर परिधि हिल जाती है। बनारसी? अरे बनारसी कहाँ है? घेरे की सीमा में तो नहीं? उठकर चली गई। क्यों चली गई? कहाँ चली गई? अंधकार में अकेली नहीं। गंगा दी कुनमुनाई, एक हाथ कंबल से निकालकर टटोलने लगी। बनारसी का शरीर नहीं छुआ, हाथ और बढ़ाया, स्पर्श नहीं हुआ। निंदियाई चेतना घबराई। आंखें खोलकर उसने कंबल से बाहर देखा। लालटेन की रोशनी और भी मध्यम हो गई थी। बनारसी अपने आप में सिमटी सिकुड़ी सी सो रही थी। राजू चीखने लगा। आशंकित होकर गंगा देवी ने कंबल ओढ़ लिया। तभी तड़का होने वाला था। पति को ठंड लग रही होगी, खांसना चाहे बंद है फिर भी। राजू पुनः चीखने लगा। उसे लिपटाए रही। कंबल बिखेरना संभव नहीं हुआ। तड़के ओले पड़े। गंगा देवी सोती सोती बड़बड़ाई। चुड़ैल, मन में जरा मोह नहीं कि बच्चा पास में पड़ा है, उस पर एक कोना भी डाल दूं। मौत नहीं आती तो पहले ही क्यों नहीं? नींद फिर उचट गई। कंबल उठाकर उसने फिर देखा। अब की सचमुच बनारसी घेरे में नहीं थी। पुतलियां फैलाकर देखने लगी। इस ओर देखा, फिर उस ओर। बनारसी दिखाई नहीं दी। सिर और ऊंचा करके देखा। कैंप के कोने के पास में उछलते ओले उठा रही थी। गंगा देवी ने पुकारा, बनारसी। बनारसी ने सुनकर भी नहीं सुना, देखकर भी नहीं देखा। बरसते पानी में बाहर चली गई। राजू फिर चीखने लगा। गंगा देवी ने कंबल फिर ओढ़ लिया। बाहर निकालकर रामसरन को हिलाया। जागते हो? रामसरन जागता नहीं था। उसकी टांगें अकड़कर फैल गई। शरीर में सूजन उतर आई। मुंह आधा खुला था, आंखें भी। वह मर चुका था। गंगा देवी ने निर्जीव शरीर को पुनः जगाना चाहा। हिलाकर कहा, मैंने कहा बनारसी को देखते हो? बाहर अकेली चली गई है बरसात में। मैं कहती हूँ उठकर आप ही उसे बुलाओ। मेरी आप बात सुनते हो? और जब दूसरी रात आई तो राजू कंबल में सो रहा था और माँ बेटी एक दूसरे से लिपटी हुई रो रही थी। नए कंबल उस रात फिर बांटे गए। बांटने वाले खोज खोज कर लोगों को कंबल दे गए, पर वे उनके घेरे में नहीं आए।